हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग आरंभिक नगर इसको स्टार्ट किए हुए थे, इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी चीज़ डिस्कस किए हुए थे। तो इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करने से पहले पुराना जो है थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन के लिए, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या हुआ था कि पंजाब में जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तो उस समय इन लोगों को जो है हड़प्पा सभ्यता मिला था, हड़प्पा पुरा स्थल मिला था। हड़प्पा पुरा स्थल क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो शहर मिला था उसका नाम हड़प्पा था, इसलिए इसके बाद जितने भी खंडहर मिले थे उसका नाम हड़प्पा सभ्यता के ही नाम से ही रख दिया गया था। तो यहाँ पे ईंटें जो थी ना, बहुत ही अच्छी ईंटें मिली थी, तो उन ईंटों को खाकर जो है यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाया गया था। ठीक है, फिर 80 साल पहले जो पुरातत्वविद ने इस स्थल को ढूंढा, तभी पता चला कि ये जो है उप महाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। और कौन और उस किस शहर का बात कर रहा है? तो हड़प्पा का बात कर रहा है। और इस सबसे पहले यहाँ पे हड़प्पा जो है ढूंढा गया था, इसलिए यहाँ की जितनी भी सभ्यता थी उसका हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। ठीक है, तो इन शहरों का निर्माण कितने साल पहले हुआ था हड़प्पा सभ्यता का? तो 47 साल पहले हुआ था। पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कितने साल पहले हुआ था? तो 4700 साल पहले हुआ था, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो इसमें क्या था, इन नगर में दो या उससे अधिक हिस्सा में विभाजित होता था। तो अधिकतर जो था वो दो भाग में विभाजित होता था। पश्चिमी भाग जो था छोटा था और ऊंचाई पे था। पूर्वी भाग जो था वो नीचा था, लेकिन वो बड़ा था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो ऊंचाई वाला भाग जो था ना, उसको नगर दुर्ग कहा जाता है, और जो नीचे वाला भाग था निचला नगर कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसकी ईंटें थी ना, बहुत ही अच्छी थी, जो कि हजारों साल तक जो है आपका वैसे ही खड़ा रहा। ठीक है, तो दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत होती। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए बताएं। अब देखिए यहाँ से महान स्नानगढ़ के बारे में पूछा जाता है। कहाँ है पूछा जाता है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो है एक मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ जो कि बीच में रहता था, तो यहाँ पे उतरने के लिए ना आपका सीढ़ियाँ बनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, दो तरफ से सीढ़ियाँ थी, ठीक है, और चारों तरफ से कमरा था, और किसी विशिष्ट अवसर पर यहाँ पे पानी भरा जाता था, कुएं से भरा जाता था, फिर यानी वो काम होने के बाद फिर उसको खाली कर दिया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। फिर कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिला है। अग्निकुंड कहाँ मिला है? जल्दी टाइप कीजिए, कालीबंगा लोथल में मिला है। फिर याद रखिएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, यहाँ पे भंडारगृह मिला है। भंडारगृह कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है, लोथल में मिला है, और हड़प्पा में मिला है। ठीक है, ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है नाले को बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया था, योजनाबद्ध तरीके से। ठीक है, जो कि इससे पहले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। और बीच बीच में नाले में मैन होल दिया हुआ गया था, ताकि ज़रूरत पड़ने पे उसका साफ सफाई हो सके। ठीक है, हम लोग ये सब डिस्कस किए हुए थे। उसमें लिपिक भी होते थे और स्त्री पुरुष दोनों होते थे। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखे हुए थे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए नगर और नई शिल्प। ठीक है, तो पुरातत्व वेद को जो चीज़ें वहाँ मिली उनमें अधिकतर पत्थर, संग, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, पुरातत्वविद किसको कहते हैं? तो पुरातत्वविद उसको कहते हैं जो कि अतीत की वस्तु का अध्ययन करता है। ठीक है, अतीत की वस्तु का अध्ययन करता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखो क्या क्या मिला था, पत्थर मिला था, शंख मिला था, तांबा मिला था, कांसा मिला था, सोना मिला था, चांदी मिला था, लोहा नहीं मिला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए चांदी मिला था, और तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन पाया गया था। सोना और चांदी से गहने और बर्तन बनाए गए थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मिला है। क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे सोने की लोहे का जिक्र जो है अभी नहीं किया गया है, लोहा उसमें नहीं था। अब देखिए यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु में क्या था? तो मन की बाट फलक था। याद रखिएगा, मन की बाट फलक। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है पत्थर के मुहरे बनाते थे, और क्या कहते हैं, इस आयताकार मुहरे पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। और देखिए हड़प्पा पत्थर के मोहरे बनाते थे, और इन आयताकार मोहरे पर जानवरों का चित्र बनता था। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो काले रंग से डिजाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी। पूछा जाता है कैसी मिट्टी रहती थी? लाल मिट्टी रहती थी, उसमें काले रंग का डिजाइन किया हुआ रहता था। याद रखिएगा, लिख लीजिए, लाल रंग की मिट्टी के बर्तन होता था, और उसमें काले रंग का डिजाइन किया हुआ रहता था। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए 7 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती हुई थी। बहुत
इंपॉर्टेंट है। कपास की खेती कब हुई थी? जल्दी टाइप कीजिए, 7000 साल पहले हुआ था। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेनेंस से बनी तकलियां सूत्रकलाई का संकेत देती है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। तो मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े मिला है, चांदी का एक फूलदान मिला है, ठीक है, याद रखिएगा, चांदी का एक फूलदान मिला है, ठीक है, के ढक्कन और अन्य तांबे की वस्तु मिला है, ठीक है। तो पक्की मिट्टी तथा फाइनेंस से बनी, देखिए फाइनेंस से बनी तकलिया सूत्र कताई का संकेत देती है, ठीक है। क्या क्या चीज मिला पता चल गया मोहनजोदड़ो से। और मेहरगढ़ में कपास की खेती कब हुई थी? 7000 साल पहले। ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञ ने किया था। अब विशेषज्ञ से क्वेश्चन पूछा जाता है, विशेषज्ञ किसको कहते हैं? तो विशेषज्ञ उसको कहते हैं ना जिसको किसी खास चीज के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है ना। जैसे कि अगर कोई मोबाइल बना रहा है तो उसको जो मोबाइल बनाने की ट्रेनिंग, तो वो उस चीज के लिए विशेषज्ञ हो गया। तो यहाँ पे विशेषज्ञ होते थे, विशेषज्ञ उसे कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, खास प्रशिक्षण लेता है किसी खास चीज को बनाने के लिए, जैसे कि पत्थर तराशना, मन के चमकाना, फिर मोहरे पर पच्ची कारी करना, ये हर कोई नहीं कर सकता। ये जो विशेषज्ञ होता था, जो ये काम करता था, वही कर सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें ये पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही है ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि केवल उसमें पुरुष रहते थे या महिला, इस बात का पुष्टि नहीं किया गया है। शायद कुछ महिला भी रहती थी या पुरुष, दोनों इस मिलकर ये काम कर, मतलब दोनों इस काम में दक्ष थे, ठीक है, यानी दोनों ये काम में एक्सपर्ट होंगे। तो फाइनेंस क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिए। अभी हम लोग फाइनेंस के बारे में देखे थे। तो ये पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फाइनेंस का कृत्रिम रूप होता है, ठीक है। बालू या स्फटिक पत्थरों की चूर्ण को गोंद में मिलाकर जो है उससे वस्तु बनाई जाती है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत जो है चढ़ाई जाती थी। ये चिकनी परत के रंग कैसा होता था? तो नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे, ठीक है। तो फाइनेंस से क्या क्या बनता था? तो मन की चूड़ियाँ वाले छोटे बर्तन बनाया जाता है, याद रखिएगा। यानी ये कृत्रिम तरीके से बनाया जाता था, जिसमें कि क्या कहते हैं आपका गोंद में मिलाकर बनाया जाता था, पत्थरों की चूर्ण को गोंद में मिलाकर बनाया जाता था और इससे चूड़ियाँ और मनकी और छोटे बर्तन बनाया जाता था, ठीक है। अब देखिए कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल कच्चा माल पता है ना किसको कहते हैं? जैसे आप लोहा निकाल रहे हैं तो लोहा, लो एस्क से लोहा निकलता है, वो कच्चा माल हो गया, फिर उससे आप लोहा निकालिएगा। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप में मिलता है, ठीक है। तो जैसे किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, और जैसे लकड़ी या धातु के एस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह के, जैसे लकड़ी से आप बहुत सारे चीज़ें बना सकते हैं, घर की वस्तुएं बना सकते हैं, जैसे पलंग, टेबल, कुर्सी, सब। तो ये लकड़ी जो हो गया कच्चा माल हो गया, ठीक है। तो किसान द्वारा पैदा किए गए कपास की कच्चा माल कहते हैं, जिसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा। अब जैसे कपास कच्चा माल हो गया, उसको कताई बुनाई करके हम लोग क्या बनाते हैं? कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। हड़प्पन में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से आयात करते थे। देखिए यहाँ पे लोहा जो है दूर दूर से लाया जाता था। अभी हम थोड़ा बोल दिए थे कि उस लोहा का जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि उस लाइन में हमें लोहा का जिक्र नहीं मिला था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखें कि लोहा, तांबा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जो है ये दूर दूर से लाया जाता था, आयात किया जाता था, ठीक है। वहाँ पे जो चीज़ें हमें मिल रही थी उसमें वहाँ लोहा नहीं था, तो वो चीज़ को हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए हुए थे। अब लोहा कहाँ से लाया जा रहा है? तो लोहा दूसरी जगह से लाया जा रहा है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? देखिए हाँ, राजस्थान से। यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है मैच द फ्लोइंग आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तांबा कहाँ से आता था? तो राजस्थान से आता था। और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था, याद रखिएगा। ओमान से भी तांबा आता था और राजस्थान से भी आता था। कांसा बनाने के लिए तांबा के साथ मिलाई जाने वाली धातु, कांसा के साथ क्या मिलाया जाता है? टीन मिलाया जाता है, ठीक है ना। और ये कहाँ से आता था? ये ईरान और अफगानिस्तान से आता था। कांसे के साथ कांसे बनाने के लिए तांबे के साथ जो है आपका टीन को मिलाया जाता था, और टीन का आयात जो है ये आपका
आपका ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात जो है ये कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने कहाँ से लाया जाता था? कर्नाटक से लाया जाता था, और जो बहुमूल्य पत्थर होता था उसको गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाया जाता था। यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है, तो ये पॉइंट को आप लोग याद कीजिएगा। मैच द फ्लोइंग करके क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। तो लोग जो है नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, तो अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे, किसान और चरवाहे शहर में। तो देखिए यहाँ पे हड़प्पा के लोग जो है गेहूं, जौ, दाल, मटर, दाहान, तिल और सरसों उगाते थे, ठीक है। हड़प्पा के लोग क्या क्या उगाते थे? तो गेहूं उगाते थे, जौ उगाते थे, दालें उगाते थे, यानी दाल, धान, तिल और सरसों। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि प्राय लकड़ी से बना हुआ रहता था, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। और इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए थे। पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती थी। यहाँ समझ में आ गया, यहाँ पे पानी कम होता था, बारिश कम होता था, तो उससे जो है मतलब कि सजो कर रखा जाता था और फसलों पर सिंचाई किया जाता था। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियाँ जो है पालते थे, और बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होता था, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों की झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। देखिए हड़प्पा कालीन में गुजरात के बारे में, यहाँ पे धोलावीरा से आता है। धोलावीरा कहाँ है? तो कच्छ के इलाके में, खादिर खेत में है। जमीन उपजाऊ था यहाँ का और पानी भी साफ था। तो यहाँ पे जहाँ हम लोग देखिए अभी तक कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये 2 भाग में विभाजित था, एक पश्चिमी था, एक पूर्वी था, ठीक है। यहाँ धोलावीरा 3 भाग में विभाजित था, और यहाँ पे तीनों के बीच में ऊंची ऊंची दीवारें थी, और बीच में एक बड़ा प्रवेश द्वार भी था, और यहाँ पे एक खुला बीच में एक मैदान था जहाँ पे कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाता था, ठीक है। यहाँ पे हड़प्पा लिपि में बड़े बड़े अक्षरों के पत्थर पर खुदा मतलब कि अभिलेख होता है ना। अभिलेख क्या होता है? जैसे कि पत्थर पे या लकड़ी पे खुदा हुआ जो रहता है उसको हम लोग अभिलेख कहते हैं। तो वो देखने को मिला था यहाँ पे। गुजरात की खंबात की खाड़ी में आपका मिलने वाली साबरमती की उपनदी में किनारा बसा लोथल नगर, ठीक है। लोथल नगर कहाँ है? तो गुजरात की खंबात की खाड़ी में है, साबरमती की उपनदी के किनारे, जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल जो है, पत्थर, शंख और धातु मिला है। और यहाँ एक भंडार गृह है, और इस भंडार गृह में मोहरे और मुद्राकरण या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप मिली है। लोथल का बंदरगाह, ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। सभ्यता यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, यहाँ पे इमारत मिली है और जहाँ सभ्यता मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिला है। देखिए मुद्रा, मुहर या मुद्राकन या मुहरबंदी हम लोग जिसको कहे हैं, तो ये जो है जैसे कि अभी हम लोग जो पार्सल करते हैं ना, तो कैसे वो पूरा सील रहता है, वैसे ही क्या होता था, किसी भी डब्बा और थैलों को जो है चिहित करने के लिए जो किया जाता था, मोहरों का प्रयोग किया जाता था, जो कि एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। जैसे कि अभी हम लोग सील करके देते हैं, तो थैले के बंद करने के बाद उनको मुहानों पर गीले मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी, और मुहर की छाप को मुहरबंदी करते हैं, ठीक है। अगर वो टूटा हुआ रहता था, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके साथ छेड़छाड़ किया गया होगा। नेक्स्ट है सभ्यता के अंत का रहस्य। देखिए लगभग 29 साल पहले क्या हुआ था, बहुत एक बड़ा बदलाव हुआ था। अचानक क्या हुआ था कि इन नगरों को छोड़कर लोग चले गए थे, और लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया था। दूर दूर से कच्चे माल का आयात जो है कम हो गया था। मोहनजोदड़ो में सड़कों पे कचरे का ढेर बन गया था, और जल निकास प्रणाली नष्ट हो गया था, और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर जो है बनाया गया था, ठीक है। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गया होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर जो है कुछ ही इलाकों में हुआ होगा।
ऐसे लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जो भी हुआ परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई। मतलब परिवर्तन क्यों हुआ, क्यों ये नगर का मतलब जो है वो विनाश हो गया, इसका अभी तक कुछ पता नहीं चला, कोई सटीक रीज़न नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ रीज़न दिया गया, शायद इसलिए शायद इसलिए, लेकिन क्या है उसका मतलब कि क्यों ऐसा हुआ, उसका कोई मतलब कि प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व दक्षिण के इलाके में नई और छोटी बस्तियों में जाके बस गए। इसके लगभग 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। ठीक है, कितने साल बाद, 1400 साल बाद नए नगर का विकास हुआ। तो सोच समझ सकते हैं आप। अन्यत्र क्या है, तो अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनकी शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था, और इन शवों को जो है क्या कहा जाता है, मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और उनकी और भी चीज़ें दफनाई जाती थी, और इसमें खान पान हो गया, वस्त्र हो गया, गहने हो गया, जो भी उसकी प्रिय चीज़ें होती थी ना, उसको उसके साथ जो है दफनाया जाता था। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। इससे पहले वाला जो क्लास था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड आपका MCQ करने वाले हैं, और मतलब कि SST का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम लोग उसको अलग से करते हैं। और देखिए यहाँ पे क्लास 6 to 8 की NCERT की सारी चैप्टर MCQ प्लस जो है SST का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।